गुड इवनिंग, नमस्कार और अभिवादन मित्रों। हमेशा की तरह से मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से और आपके लिए खबर ये लेकर आया हूँ कि पाकिस्तान ने फिलहाल के लिए अपना जो इकोनॉमिक डिफॉल्ट जो कि लगभग सर्टेन नजर आ रहा था, निश्चित रूप से नजर आ रहा था कि डिफॉल्ट करने जा रहा है। मैंने आपको बार बार खबरदार किया था इस बात के लिए कि देखिए, अक्टूबर का महीना, अक्टूबर से नवंबर में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा इस अपना एक्सटर्नल जो उसके डेट है उसकी वजह से। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए ये खतरा उनकी जान से टल गया है, कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो खतरे से बाहर हैं। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देता हूँ इस व्लॉग में। और वो जानकारी दोस्तों ये है, देखिए हुआ क्या। ये तय था कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना तय है। जो पॉलिसी थी, और खास तौर पर तब से जब से अपने प्यारे राज दुलारे इशाक डार समधी साहब आ गए थे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बनकर, धक्का मारकर अपने मिफ्ता इस्माइल को। तो आप ये देखिएगा कि तब से इनका ग्राफ जो है वो नीचे जाना शुरू हो गया था, और आईएमएफ के साथ जो ट्रस्ट लेवल था वो बिल्कुल जीरो था। इशाक डार एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उस पर आईएमएफ ने कभी भी ट्रस्ट नहीं किया। मैंने आपको एक बहुत बारी बात बताई है कि जो पहली बार जो पहली बात किसी भी आदमी को इशाकदार से डील करते हुए करनी चाहिए, वो है शक करना। कि कोई भी फिगर, कोई भी बात जो इशाकदार कहते हैं, सबसे पहली बात उस बात को, उस फैक्ट को शक की निगाह से देखो। द मैन इज मैनिपुलेटर ऑफ फिगर्स, मैनिपुलेटर ऑफ फैक्ट्स। और आपने देखा पिछले दिनों में उनके झूठ की आईएमएफ, जियो पॉलिटिक्स। अब कोई पूछे उनसे कि ये जो हो रहा है और जो पाकिस्तान ने अब किया है, इसमें जियो पॉलिटिक्स कहाँ है? गिनाओ जियो पॉलिटिक्स। नहीं है जियो पॉलिटिक्स, नहीं नजर आ रही, क्योंकि आप दरअसल झूठ बोल रहे थे और आप अपनी खाल बचा रहे थे। आप अपने आप को सही साबित कर रहे थे, और आज आप घुटनों के बल लेटकर वो सब कर रहे हैं जो आईएमएफ ने आपको करने के लिए कहा। खैर, हुआ ये कि जब ये तय हो गया कि भाई ये प्रोग्राम तो गयो, ये प्रोग्राम आईएमएफ के साथ नहीं हो पाएगा, और बचे बमुश्किल आखिर के 10 दिन। उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ कि जो शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, इनको जाने का हुआ एक कॉन्फ्रेंस में पेरिस। उस पेरिस में उस कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर उनको मिली क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। तो ये मुझे वैसे बात समझ में नहीं आता, ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा नाम में ऐसा क्या मुश्किल है जो पाकिस्तान का कोई एंकर इस नाम को लेता ही नहीं। वो हमेशा कहते हैं, जान छुड़ा लेते हैं, बोलने से अच्छा है उन्होंने कहा मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ, बात खत्म। नाम महिला का लेते ही नहीं। उन्होंने कहा इतना मुश्किल नाम कौन ले, बेकार में कहीं जवान टेढ़ी हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए फालतू में। तो चलो, खैर, बड़े बात। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से उनकी मुलाकातें हुई साइडलाइंस पर, आईएमएफ की जो एमडी हैं, इसी कॉन्फ्रेंस में पेरिस में। ये मुलाकातें कोई 2 से 3 मुलाकातें उनकी बताते हैं कि यहाँ पर हुई। और उन्होंने कंप्लेंट की, शहबाज शरीफ ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से कि भाई हमने तमाम शर्तें जो भी आपकी थी वो पूरी कर दी हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है कि हमें हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ नहीं किया जा रहा, हमारा ट्रांच जो है वो रिलीज़ नहीं किया जा रहा। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने उनको ज़रा प्यार से एक बार फिर से स्कूलिंग की, और उनको स्कूल किया, इस बात के लिए समझाया उनको प्यार से कि देखो मुन्ना, ऐसे नहीं होती बातें जैसे तुम करवा रहे हो अपने इसाकदार से। और उन्होंने बताया कि दरअसल तुम्हें क्या क्या झूठ बताए जा रहे हैं। उन्होंने फैक्ट्स बताया कि भाई ये वो कंडीशंस हैं जो आईएमएफ की हैं और जिनको इसाकदार नहीं पूरा कर रहे हैं, और इसकी वजह से आपका ये जो प्रोग्राम है वो रुका हुआ पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि हम आपको डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन आप डिफॉल्ट को अपने ऊपर लाद रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें? आप अगर उन कंडीशंस को, फंडामेंटल कंडीशंस को पूरा ही नहीं करते जो आईएमएफ ने आपको करने के लिए कहा है, तो फिर आप आईएमएफ को दोष कैसे दे सकते हैं? बाय द वे, शहबाज राणा, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में फाइनेंशियल रिपोर्टर हैं उनके, और बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस बात को कम से कम 20 बार टेलीविजन पर बोला होगा कि भाई कोई गलती नहीं है आईएमएफ की, आईएमएफ जो कह रहा है हम वो नहीं कर रहे हैं, सारी गलती हमारी है, और दरअसल हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, हम फजूल में आईएमएफ को गरिया रहे हैं। लेकिन जाहिर है इशाकदार क्यों सुनेंगे किसी शिवाजी राणा की बात, जो कि खाली फैक्ट्स पे रिपोर्टिंग कर रहा हो? क्यों? क्योंकि तो मैनेजर मैनिपुलेटर, उसको तो जुगाड़ करना है हर बात पे, फैक्ट हो या फिगर। खैर, तो अब क्या हुआ? तो जब उन्होंने ये बताया शहबाज शरीफ को, तो शहबाज शरीफ को बात समझ में आई। उनको ये भी समझ में आया कि दरअसल इस सारे के सारे जो
गैप ऑफ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन जो हो रहा है आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में, उसके बीच में खड़ी है एकमात्र खूबसूरत मूर्ति ऑफ इशाक डार। वो खाली इशाक डार है जो सारी चीज को डिंग डोंग किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है और आईएमएफ यकीन नहीं करता है। तो फिर क्या हुआ, फिर फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर ने कंट्रोल लिया सिचुएशन का, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम थी उसकी आईएमएफ के साथ में 4 दिन तक लगातार वर्चुअल डिस्कशंस चलते रहे। 4 दिन की, और आपको याद है मैंने उसके बाद में कोई व्लॉग किया ही नहीं। लास्ट व्लॉग जो मैंने आपको करके दिया था वो यही था कि पाकिस्तान 2.31 या 2.3 की बिलियन की एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट करना चाह रहा है आईएमएफ से। अगर आपको याद हो तो मैंने एग्रीमेंट ये आपको मैंने व्लॉग दिया था। मैं आपको एक बार फिर से उसका दे दूंगा लिंक, हालांकि आपको मिल जाएगा चैनल पर। खैर, तो वो जो एग्रीमेंट था, वो जो मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था, वो उस पर 3 दिन तक लगातार डिस्कशन चलता रहा पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के। और आज अर्ली मॉर्निंग में, यानी कि दरअसल कल देर रात को ये अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बनी कि यस, अब हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए जा सकते हैं। और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसमें फिर ये कोई 3 बिलियन का इनको दिया गया है। एक्चुअली है क्या, जो टोटल पिछला जो प्रोग्राम जो कि आज खत्म हुआ, 30 तारीख है, आज वो प्रोग्राम खत्म हो गया है आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ में। तो वो प्रोग्राम था कोई 6.5 बिलियन का। 6.5 बिलियन के उस प्रोग्राम में से पाकिस्तान ने टोटल जो अब तक ले पाया उनसे वो था 3.9 बिलियन। तो बाकी के पैसे वो नहीं वसूल कर पाए क्योंकि उन्होंने लगातार आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट्स थे उनको ब्रीच करते हैं। राइट फ्रॉम इमरान खान ने पहले किया, फिर मुफ्ता इस्माइल जब आए और चीजें फिर रिवाइव हुई, तो फिर इशाक डार आ गए, फिर उन्होंने ब्रीच किया। और एक्चुअली बात क्या थी, वन ऑफ द कंडीशंस दैट आईएमएफ हैड वाज, वो ये कह रहे थे कि जो डॉलर है उसको मार्केट रेट पे जाना चाहिए। सरकार लगातार इसाक डार साहब ये करते है तो सही, सब कुछ मार्केट रेट पर ही है, डॉलर जो है वो जो है वो बाजार के भाव पर ही है। लेकिन ट्रुथ क्या था, आईएमएफ कह रहा था कि ये मार्केट का रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जनाब आपने एक आर्टिफिशियल बाजार में कंडीशन लगा रखी है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल रेट है डॉलर का वो नहीं आ पा रहा है, एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने इंपोर्ट पे बैन लगा रखा है। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट पे बैन खोलिए। अगर इंपोर्ट पे बैन खुलेगा, एलसीज खुलनी शुरू होंगी, जब एलसीज खुलनी शुरू होंगी तब बाजार का जो 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 एक्शन है वो नजर आएगा, और उसके मुताबिक फिर जो बैलेंसिंग जो जो चीजें आएंगी कॉस्टिंग की, उससे पता लगेगा कि दरअसल डॉलर का रियल प्राइस इन पाकिस्तानी रुपीस कितना है। तो अब वापस आके फिर उन्होंने जाहिर है खोला, अब इंपोर्ट बैन खोल दिया गया है। ओके, टोटल पाकिस्तान के पास था कितना पैसा, 4 बिलियन के करीब। 4 बिलियन पाकिस्तान के लिए लगभग 1 महीने का इंपोर्ट बिल है। 1 बिलियन पर वीक का इनका इंपोर्ट बिल होता है, तो 4 बिलियन मतलब रफली 1 महीने का इंपोर्ट बिल था। किसी भी सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए मित्रों जरूरी होता है कि उनके पास करीब 3 महीने का इंपोर्ट बिल हो। यानी उस लिहाज से अगर देखा जाए, और आप ये मानकर चलें कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो रफली 1 बिलियन पर वीक का है, यानी कि 4 बिलियन पर मंथ का है, तो इनके पास कम से कम 12 बिलियन होने चाहिए अपने अकाउंट में, 12 बिलियन यूएस डॉलर फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने की इंपोर्ट बिल को कवर करने के लिए। तब ये माना जाता है कि हाँ, ये इकोनॉमी किसी हद तक स्टेबल है। ये कंडीशन पाकिस्तान के साथ नहीं थी यानी कि 1 महीने बाद कुड़कू हो जाना था इनका। तो खैर, अब इस कंडीशन में जो बात बनी है वो ये कि इंपोर्ट खोल दिया गया। एक जो इन्होंने कंडीशन और लगाई थी, जो बजट में इन्होंने नई चीज निकाली थी सो दैट की डॉलर्स को ये इन्वाइट कर पाए, वो थी जिसमें इन्होंने कहा कि भाई 2 लाख से ऊपर जो कुछ भी आप $2 लाख से ज्यादा की अगर कोई भी लेकर आते हैं सम पाकिस्तान के अंदर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उस मनी का सोर्स क्या है। इनडायरेक्टली आप इसको देखिए कि उसके मायने ये हुए कि आप दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरह से आपके यहाँ विद इन पाकिस्तान जो ब्लैक मनी है वो हुंडी हवाला के जरिए बाहर भेजी जाए और उसको मंगा लिया जाए वापस फॉर्मल बैंक के जरिए। और चूंकि वो 2 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर है डॉलर का, तो आपसे कोई कानूनी तौर पर पूछ ही नहीं पाएगा कि इस मनी का सोर्स क्या है, और वो मनी आपके बैंक में आकर वाइट हो जाता है। तो ये सिलसिला यहाँ पर चलने की पूरी जुगाड़बाजी हो चुकी थी। जय हो भैया इशाक डार की, वो ये करने जा रहे थे, लेकिन आईएमएफ ने पकड़ लिया उनको गर्दन से और उन्होंने कहा मुन्ना ये नहीं चलेगा। तो जी अब वो वापस लेना पड़ा।
वो जो कंडीशन थी बजट के अंदर जो इसहाकदार ने प्रेजेंट की थी, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया, वो गई खत्म। अच्छा, उसके अलावा जो इन्होंने और तरह तरह की जो सब्सिडीज दी थी, फॉर एग्जांपल जो सब्सिडीज और या की जो कॉस्टिंग्स हैं वो बढ़ेंगी, इन द सेंस अब उन्होंने ये नया कहा है कि कम से कम 8 रुपए पर यूनिट बिजली का दाम इमीडिएटली बढ़ना है। ये एक नया चेंज आ रहा है। दूसरा फिर आईएमएफ ने कहा है कि नहीं, 8 रुपए बिजली पर बढ़ाएंगे, प्लस जो 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी आपने पेट्रोल पे लगा रखी है, उसको 60 पे ले आया जाएगा। तो वो भी हुआ, वो भी एग्री किया गया है, मतलब लगने जा रहा है वो सब, ये सब लगने जा रहा है, तो 10 रुपए वहां पेट्रोल पे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये बढ़ेंगे, पेट्रोलियम लेवी पे 10 रुपए, तो और बचाइए तो इसमें भी जो 8 रुपए पर यूनिट बिजली पे बढ़ने जा रहे हैं। तो इसके सबके इम्पैक्ट जाहिर है वो पब्लिक पे आएंगे, महंगाई पे आएंगे। महंगाई वो जो कि किसी को एक ऐसे वक्त में जब आपके पास पैसा नहीं है, जजेस की सैलरी 20% बढ़ाई गई है। किस दिन बढ़ाई गई है? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में चलने का जो पिटीशन है वो इंडेफिनेटली एडजर्न हो गई है, बिना कोई डेट दिए हुए एडजर्न हो गई है। तो 15 जुलाई के बाद में जाहिर है वो खुलेगा। 15 जुलाई के बाद में भी उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, नहीं डेट दी मतलब वो बेसिकली जब तक केस लगाएंगे केस लगेगा नहीं, तो उन्होंने तारीख ही नहीं दी है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो सिचुएशन नजर आ रही है, मुझे यही लग रहा है कि दरअसल अब बहुत जल्दी आप ये उम्मीद न करें कि ये केस सुना जाएगा। बंदयाल साहब ने उसको इंडेफिनेटली एडजर्न कर दिया है, अब इंडेफिनेटली सरक लेंगे पतली गली से, ऐसी मुझे लगता है। कम से कम मुझे प्रैक्टिकल यही लगता है। मतलब गिवन सर्कमस्टेंसेज में अगर उनकी जगह पर हम आप जैसा कोई आदमी बैठा हो जो रैशनली सोचता हो, तो वही कहेगा छड्डो यार मैनू की, जो आएगा भुगतेगा, मैं 2 महीने अपने पार करूंगा सर को अपने पतली गली से, कौन मुसीबत मोल ले, मिलिट्री वाले को पकड़ ले और आपका नाम ईसीएल पे डाल दें और बाहर ना निकलने दें, और लो जी एक और केस फेस चल जाए। वैसे भी काजी फाइजीसा जो है खुंखार हुए बैठे हैं बंदयाल के ऊपर, तो तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि भाई इसको निकाल बाहर। तो खैर उस दिन जजों पर 20% उनको बढ़ावा दे दिया गया, जो सुपीरियर जुडिशरी है उसकी सैलरीज में 20% का बढ़ावा हो गया। तो अभी देखना होगा कि इन तमाम चीज़ों को कैसे 35% का जो इंक्रीज दी गई है तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, वो कैसे मैनेज की जाएगी, नो आइडिया। अभी ये चीज़ क्लियर होनी है। तो अब सवाल ये है, चलिए तो ये बात हुई, तो इन सब के बीच में जो वो रह गया इनका 2 पॉइंट समथिंग का रह गया ना, मतलब 3.9 उन्होंने लिया, 6.5 बिलियन का इनका टोटल था, तो 2 पॉइंट समथिंग का इनका रह गया है ना। तो वो जो रह गया, आप ये देखिए बेसिकली ये एग्रीमेंट जो कि आज खत्म किया गया है, इसके लिए बाय साइनिंग दिस स्टैंड बाय एग्रीमेंट, दरअसल उस एग्रीमेंट को यानी उस प्रोग्राम को जो आज खत्म हो रहा था 9 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। आप इसको यूं समझिए कि वही प्रोग्राम चल रहा है मगर इसको 9 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इन 9 महीनों में जो एक फाइनेंशियल फिस्कल स्पेस पाकिस्तान को मिलता है वो ये कि इस बीच में ये अपने इलेक्शंस करवा सकते हैं, और इनको टाइम इतना मिल जाएगा कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपनी कंडीशंस देखकर और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी तय कर सकती है कि दरअसल उसको किस तरह का प्रोग्राम आईएमएफ के साथ साइन करना है, और फिर वो उसी तरह के, मान लीजिए उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जाना है, जाना जरूर है, किस तरह के प्रोग्राम में जाना है वो एक अलग इशू है, लेकिन आईएमएफ के साथ में पाकिस्तान को नेक्स्ट एक प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म। तो वो देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा प्रोग्राम करना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द पीरियड। तो ये सिलसिला है। तो एक तो ये बात हुई, तो ये अब एग्रीमेंट इनका साइन हो रहा है जिसके जरिए प्रैक्टिकली इसी एग्रीमेंट को इन्होंने, इसी प्रोग्राम को 9 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब आगे क्या सीन है? आगे सीन ये है दोस्तों कि इससे बचता कैसे है पाकिस्तान, जो इनकी वो थी क्या कहते हैं डिफॉल्ट, ये थ्योरेटिकली मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो उसमें बचते ये ऐसे हैं, देखिए कि साहब 4 बिलियन के पास हैं। अब मजे की बात में जो नजर आती है मुझे वो ये कि दरअसल जैसे ही इंपोर्ट खुलता है और लोग अपनी एलसीज खोलते हैं, उसके बाद जो इनके पास बचेगा फॉरेन रिजर्व, उसकी हालत क्या होगी, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है।
मगर उससे उसके अलावा मैं कुछ और जो इनिशियल फैक्ट्स जो जो आते हैं इसके साथ में, आईएमएफ के साथ में, वो मैं आपको गिना दूँ। और वो ये कि इनका रास्ता अब यहाँ से ये इस वक़्त ये खुल जाएगा कि फ्रेंडली कंट्रीज़ से पैसे ले सकते हैं, क्योंकि अब तक तमाम फ्रेंडली कंट्रीज़ ने कंडीशन लगा रखी थी, कंडीशन टू आईएमएफ, कि भई आईएमएफ का साथ अगर एग्रीमेंट होता है, तो हम ये पैसे आपको देंगे। इसी तरह की तमाम जो 3 और 1 का जो एग्रीमेंट 2 और 3 का जो एग्रीमेंट था, सऊदी और यूएई वाला, वो, और इसी तरह से एक तो ये हुआ फ्रेंडली कंट्रीज़ का। दूसरा फिर है कि आपको जो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको लोन देने के लिए राज़ी हो जाएँगे आफ्टर आईएमएफ हैज़ स्टेप्ड इन। आईएमएफ खुद लोन आपको दे ही रहा है, तो यानी आईएमएफ, फ्रेंडली कंट्रीज़, इंटरनेशनल जो डोनर बॉडीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक है, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, वो आपकी आ जाती हैं आपको देने के लिए। क्योंकि उनको दरअसल एक किस्म की गारंटी मिली होती है आईएमएफ से कि आपका पैसा या आपका अमाउंट डूबेगा नहीं। ये आईएमएफ की गारंटी के साथ ही ये रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा नहीं है उसके अलावा आपको मिलता नहीं है कर्जा दुनिया में किसी से, या कॉर्पोरेट सेक्टर से, ओपन बाजार से, कमर्शियल मार्केट से आप नहीं उठा सकते हैं। लेकिन उसमें होता ये है कि फिर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना इतना ज़्यादा होता है, अगर आईएमएफ आपके साथ नहीं है, कि वो इंटरेस्ट रेट के साथ में उस अमाउंट को आपके लिए लेना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। वो सर्वाइवल नहीं रह जाता, कि मतलब आप उसको लेकर कोई काम करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते। काम तो दरअसल इस अमाउंट के साथ भी हो पाएगा, या नहीं मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि दरअसल भैया 3 बिलियन आपको ये दे रहे हैं। आई थिंक कुछ वर्ल्ड बैंक में इनका अटका हुआ कुछ 700 मिलियन, तो वो आ जाएगा आपको, नहीं हाँ वर्ल्ड बैंक में 700 मिलियन के करीब वो है। एक को 300 बिलियन कहीं और भी अटके हुए, वो भी आ जाएंगे इनके। मेरा मतलब ये है कि अब ये सिलसिले इनके शुरू हो जाएंगे। मगर ये सब क्या है जो आ रहा है? कर्जे, कर्जे। सवाल ये है कि इस कर्जे से आप करेंगे क्या? क्योंकि इम्पोर्ट आपको बेसिकली आपको फंड जनरेट करने हैं। टैक्स बेस अभी भी नहीं बढ़ाया गया है। जो बजट है उसमें टैक्स बेस अभी भी नहीं बढ़ाया गया है। जो एफबीआर के लिए टारगेट है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। अब एफबीआर का टारगेट बढ़ाना इज नॉट इनफ, बिकॉज अगर आप एफबीआर का यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करता है, अगर आप उसका टैक्स का रेशियो बढ़ा दिया है कि आप इतने नहीं आप इतने कलेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये उतना कलेक्ट कर लेंगे। भाई पिछले साल वो फॉल इन टारगेट हुए हैं, इस साल अगेन फॉल इन टारगेट रहा है उनका कोई 10 बिलियन से, और सेम कैन गो नेक्स्ट ईयर, है कि नहीं? तो ये सिलसिला है। तो यू नेवर नो। तो बेसिकली एक पेपर वर्क है कि आपने उनको टारगेट चेंज करके नहीं इतने कर लो, 700 बिलियन नहीं आप 900 बिलियन इकट्ठे करो, यू नो रुपीज, यू नो 700 बिलियन की बजाय आप 900 बिलियन इकट्ठे करिए। तो उसका मतलब थोड़ी 900 बिलियन इकट्ठे कर ही लेंगे वो। जो टारगेट है तो टारगेट है, नहीं पूरा हुआ क्या कर लोगे? तो ये हुआ गेम इनका। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा अच्छा सिलसिला नहीं बन रहा। मेरे लिहाज से जो रियल इनका जो हल निकलता है वो ये कि जब आप फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करें, रिफॉर्म्स करें अपने अंदर, और वो रिफॉर्म्स का अभी कोई दूर दूर तक सिलसिला नजर नहीं आ रहा है। एक जो इन्होंने ये सिंगल विंडो ऑपरेशन के लिए बनाया है कि भाई फॉरेन एफडीआई को इनवाइट करने के लिए, that again is not very great idea for me। हालांकि पाकिस्तान को में इसको लेकर बड़ा पॉजिटिव होल्ला मचाया जा रहा है, बट सिंगल विंडो ऑपरेशन तो बात में आती है। सवाल ये है कि आप उन इन्वेस्टर्स को दे क्या रहे हैं? वेयर इज द ईज ऑफ बिजनेस? वो कहाँ है? जो पावर है सेक्टर है उसमें आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है। कोई कंपनी को अगर बिजली नहीं मिलेगी तो वो काम क्या करेगी? यू नो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो बिजनेसमैन को चाहिए होती हैं। कितना फोकस है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस समय, वेदर वो अपोजिशन के साथ इंडल्ज करना चाह रही है, इमरान खान के साथ इंडल्ज करना चाह रही है, या इकोनॉमी पे फोकस करना चाह रही है? ये तमाम डिपेंड करेगा कि किस किस्म की टीम बन के आती है नई गवर्नमेंट की। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तय होनी बाकी हैं, और बेसिकली ऑन ग्राउंड बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। इकोनॉमी में फंडामेंटल रिफॉर्म्स के बिना, टैक्स बेस को बढ़ाए बिना आपका कोई इन समस्याओं का अंत नहीं है जिनमें पाकिस्तान इस समय घिरा हुआ है। कर्जा किसी समस्या का हल नहीं होता, सिंपल सी बात है। कर्जे लेकर ना घर चलते हैं ना मुल्क चलते हैं। आपको देखना ही होगा कि क्या उनके बेसिस पर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके जरिए आपका मुल्क
में पैसा आ पाए, पैसे का सर्कुलेशन बढ़े और इंडस्ट्री बढ़े। अब देखिए 21% का इंटरेस्ट रेट था, अब वो आईएमएफ के घूंसा मारने के बाद में वो 22% हो गया। अब जो इंडस्ट्री 21% पे बैठी जा रही थी वो 22% पे ग्रो कैसे कर सकती है, कोई समझा दे मुझे, है कि नहीं? तो दैट मीन्स कि इंडस्ट्री अगेन स्लो रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, सैलरीज है नहीं, वो पुरानी है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, तो वो मैनेज कैसे होगी तमाम तमाम चीज़ें। तो ये अभी बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप पाकिस्तानी इकोनॉमी में देखेंगे। हालांकि इस बात को लेकर बड़ा हल्ला मचेगा, अभी भी मचाया जा रहा है और आगे भी मचेगा कि देखिए पाकिस्तान ने डिफॉल्ट बचा लिया। देखो जो हमारे नए शेयर्स थे हमने उनके मुकाबले में पाकिस्तान ने अपना प्रूव कर दिया। भाई प्रूव क्या किया तुमने, कर्जा लिया है भाई, कर्जा लिया है, तुमने कोई मैजिक नहीं किया है, ये कर्जा घूम के फिर तुम्हारे ऊपर आएगा। अब ये जो 9 महीने हैं, इन 9 महीनों में जो नेक्स्ट रिव्यूज आएंगे वो रिव्यूज अगेन पास होंगे या नहीं कौन जानता है। ठीक वैसे जैसे 6.5 बिलियन का ये प्रोग्राम था और 2 साल बाद बंद होना शुरू हो गया था 3 साल बाद। तो आप ये देखें कि वेदर ये 9 महीने में जो जो रिव्यूज होंगे लगातार, उन रिव्यूज को क्या क्लियरली पाकिस्तान पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये तमाम बातें इस बात को अंडरलाइन करेंगी कि वेदर ये प्रोग्राम जो 9 महीने का है ये भी सक्सेसफुली पूरा होता है या नहीं। फॉर नाउ वन थिंग इज क्लियर, जो शहबाज शरीफ को बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी वो ये कि भाई आईएमएफ आपकी इकोनॉमी में एक नासूर है, सिंपल। वो जब तक है तो वो अगर उसकी चलेगी तो वो भट्टा बैठा देगा तुम्हारा। तो लेट अस सी हाउ डज ही कोप अप विद इट। बट देन 2 महीने रह गए, सरकार जा रही है, तो शाखदार वैसे ही सीन से हट जाएंगे 2 महीने के बाद में। तो मुझे लगता है कि और आपको याद होगा कि ये भी खबर मैं आपको दे चुका हूँ कि शहबाज शरीफ ने ऑलरेडी आईएमएफ को ये प्रॉमिस किया है कि एक जो अप्रोप्रिएट जो फाइनेंशियल टीम है वही आईएमएफ से डील करेगी। दैट मीन्स कि बेसिकली आईएमएफ से माइनस इसाकदार डील किया जाएगा। ये माइनस का बड़ा पंगा है पाकिस्तान में, कहीं माइनस इमरान तो कहीं माइनस नवाज, तो अब माइनस इसाकदार। खैर, तो इसाकदार साहब जो है उनको वो फोर फ्रंट पे शायद नहीं होंगे आईएमएफ से बात करने में, तो या कि उनकी शेडो में दरअसल प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव ले रहे होंगे। ये दोस्त था आज का अपडेट, छोटा सा जो मुझे आपको देना था, और मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि ये तमाम फैक्ट्स आपके निगाह में आने चाहिए थे। 3 बिलियन का जितना शोर मच रहा है ये उतना वर्थवाइल नहीं है। हाँ, इससे ये जरूर है कि फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ये कि डिफॉल्ट का खतरा नजर कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बदले में और तमाम और कर्ज लेने के जो रास्ते हैं, देखें ना, मतलब आप इनको जो एक बड़ा मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट जो मिलता है वो ये कि पाकिस्तान अब कम से कम आईएमएफ ऑन बोर्ड होने के साथ में बॉन्ड लॉन्च कर सकता है, उससे फंड जनरेट कर सकता है। तो अगले साल पाकिस्तान को करीब 30 बिलियन यूएस डॉलर चाहिए, तो वो 30 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? तो इसलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अनलेस फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इकोनॉमिक हो विद इन पाकिस्तान, आप ये देखिए ये जो तलवार है डिफॉल्ट वाली ये कॉन्स्टेंटली लटकी रहेगी। इससे कोई तब तक बचाव नहीं होगा जब तक ऑन द ग्राउंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होंगे हर एक सेक्टर में। तो और टैक्स बेस नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो वो खेलेगी इस चीज़ पे। तो टैक्स बेस का जो बढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। खैर, तो दोस्तों ये था आपका अपडेट, और इंतजार कीजिए अगले व्लॉग का जब हम मिलेंगे अगेन फिर से। ये रहा आज का अपडेट। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।